हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक क्षितिज बाग 1 के अध्याय संख्या 17 अर्थात 17 के लेखक का नाम है राजेश जोशी। और राजेश जोशी जी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी। बच्चे काम पर जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं तो सरकार ने भी बहुत ही कड़े कदम उठाई है। क्यों? क्योंकि बच्चों को काम पर नहीं भेजना है। और हमारे संविधान के आर्टिकल्स 24 अर्थात अनुच्छेद 24 में भी लिखा हुआ है कि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी कारखाने में काम नहीं करवाएगा। कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी कार्य नहीं करवाएगा, किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं करेगा। जब भारत सरकार ऐसी सोच रख सकती है या रख रही है, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 जुड़ा हुआ है, तो राजेश जोशी जी ने भी हमें उसे अवगत कराने के लिए एक कविता लिखी है, जिसमें बच्चों का जीवन बचपन किस प्रकार से नष्ट हो रहा है, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दुख हो रहा है, यह सब हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस सेशन में हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के साथ साथ बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का सारांश भी पढ़ेंगे कि संक्षिप्त रूप में क्या दिया हुआ है इस कविता में। तो मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेंगे, ना ही कोई करवाएगा। अब बच्चे तो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए माता पिता तो उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन कोई उन्हें किसी भी कार्य में संलग्न नहीं करेगा। ऐसा क्या है? कानूनी अपराध है। ऐसा 24 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम जीवन परिचय पढ़ेंगे उस महान कवि का, जिन्होंने हमें अवगत कराया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, किस प्रकार से उनका बचपन नष्ट हो रहा है, खेल कूद के बजाय पीड़ा में बीत रहा है। तो बच्चों, इस सेशन में हम जीवन परिचय पढ़ेंगे इनके, और साथ में कविता का सारांश, जो यह कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, जो मूल कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसे हमें पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ना बच्चों, ध्यान रखना, बहुत अच्छी कविता है और याद भी हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप ये दोनों वीडियो पढ़ लोगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। ये दोनों समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही है जड़, यही है। यही आ गए तो एग्जाम में 100% नंबर वैसे ही आ जाएंगे फिर तो हमारे। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों? यह सब हमें हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 1 में पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 9th है, पुस्तक का नाम क्षितिज बाग 1 है, अध्याय संख्या चैप्टर संख्या 17 है, जिसके लेखक का नाम क्या है? राजेश जोशी। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। बताइए, आपसे पूछ लिया जाए कि यह तस्वीर किस लेखक की है, या किस लेखक का जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं? अब तो बता ही सकते हैं। 4-5 लेखकों की तस्वीर देखिए, आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखना, अभ्यास ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऐसा मत करना कि ऐसा भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे आपकी पाठ्य पुस्तक में जो तस्वीर दी है वही तो है ये, तो क्यों नहीं पूछ सकता भाई? एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है किताब में से, ध्यान रखना। तो क्या नाम इनका? राजेश जोशी। तो और इन्हीं का जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, राजेश जोशी लेखक का नाम है और इनका जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म की बात करें बच्चों, तो इनका जन्म कब और कहाँ होता है बताएंगे आप मुझे? मैं बता देता हूँ, 1946 अर्थात स्वतंत्रता से 1 वर्ष पहले इनका जन्म होता है नरसिंहगढ़ जिले में। तो बच्चों, जीवन परिचय, राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। नरसिंहगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में कब हुआ? 1946। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता से 1 वर्ष पूर्व, स्वतंत्रता से 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व किस कवि का जन्म होता है? तो किस कवि का जन्म होता है बच्चों? राजेश जोशी जी का, जिन्होंने हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता लिखी है। आगे हम बात करें राजेश जोशी जी के बारे में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद, यानी शिक्षा उन्होंने पूरी कर ली है, उसके बाद क्या किया? उन्हें पत्रकारिता शुरू की, यानी पत्रकारों में
का संपादन करना, या पत्रकारिता मतलब पूर्ण रूप से पूरा कार्य आ जाता है, कोई भी कार्य कर सकते हैं वो, लेकिन संपादन पहले भी आ सकता है कि संपादक मंडल में जुड़ गए थे वो। और कुछ सालों तक अध्यापन किया, और कुछ सालों तक क्या करवाया, उन्होंने अध्यापन भी करवाया। यानी जैसे ही शिक्षा पूरी हुई पत्रकारिता आरंभ कर दी, और उसके बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखी हैं। यानी कविताओं के अलावा, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने गद्य व पद दोनों लिखे हैं अपने जीवन काल में। यानी कि जब इनका जन्म होता है 1946 में, जब भी इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता, उसके बाद अध्यापन कार्य किया। ऐसा ही नहीं कि इन्होंने हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता दी हुई तो कविताएं लिखते थे, नहीं, कविताओं के साथ साथ यानी पद खंड तो हो गया, कविता खंड तो हो गया, उसके साथ साथ गद्य में भी कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी इन्होंने बहुत ही लिखी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। नाट्य रूपांतरण क्या होता है, बहुत सारे, साथ ही उन्होंने बहुत सारे नाटकों का रूपांतरण, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना अनुवाद करना, क्या करना, अनुवाद भी किया है। क्या किया है, अनुवाद भी किया है, जिसे हिंदी साहित्य में टीकाकरण कहते हैं, टीका कहते हैं। अनुवाद को क्या कहते हैं, टीका करना। तो इन्होंने बहुत सारी टीकाएं भी लिखी, यानी कि बहुत सारे नाटकों का अन्य बहुत सारी भाषाओं में क्या किया है, रूपांतरण भी किया है। तो समझ में आ गया। शिक्षा पूरी करने के बाद क्या कार्य शुरू किया, पत्रकारिता, उसके बाद अध्यापन कार्य, उसके बाद उन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानियां, नाटक, टिप्पणियां आदि भी लिखी हैं, और कुछ नाटकों का हिंदी रूपांतरण भी किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। यानी कि जो आप फिल्में, नाटक, सीरियल देखते हो ना, जैसे कुमकुम भाग्य, ससुराल सिमरन का, ऐसे बहुत सारे नाटक होते हैं ना बच्चों, ये आप देखते हो, फिल्में देखते हो, बागी, बागी 2 जैसे, दिलवाले, बहुत सारी मूवी होते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे बहुत सारी मूवी हैं बच्चों, आप लोगों ने देखी हैं। तो जो भी फिल्में या कोई भी सीरियल बनाया जाता है ना, उससे पहले एक पटकथा लिखी जाती है। पटकथा क्या होता है कि ऐसे एक ऐसे पेज में कुछ लिखा जाता है कहानियों की तरह, कि ऐसे शब्द होने चाहिए जिसके साथ साथ, बोल के साथ साथ में चित्र भी चल सके। आप फिल्में या नाटक देखते हो तो बोल के साथ साथ चित्र भी चलते हैं उसमें, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ऐसी उन्होंने बहुत सारी, यानी कि फिल्मों के लिए, कुछ लघु फिल्मों के लिए उन्होंने कुछ पटकथा लेखन का भी कार्य किया, उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं हिंदी फिल्मों के लिए या नाटकों के लिए। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी, एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। अभी बताया गया था ना, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का क्या किया है, रूपांतरण भी किया है, हिंदी अनुवाद भी किया है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है भर्तृहरि बाबा, राजस्थान के अलवर जिले के भर्तृहरि जी, याद है, ये बहुत बार शब्द पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो भर्तृहरि लिखना भी नहीं आता। चलो मैंने कहा भर्तृहरि बताओ, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताओ शुद्ध शब्द बताओ कौन सा है। अब कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं बदलेगा, आगे पीछे नहीं करेगा, वीडियो को ध्यान रखना। बताइए जल्दी से, बताइए सही कौन सा है। घूम गए ना आप लोग कि 1 सही है, नंबर 2 सही है, नंबर 3 सही है, नंबर 4 है। अब आप लोग ही अभी मैंने दिखा भी दिया था, जब आप लोगों को दिक्कत आ गई तो अब देखो आप लोग, यानी कि कौन सा सही है इसमें से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बताइए जल्दी से। 2 है या फर्स्ट है, कौन सा है? तो ध्यान रखना बच्चों कौन सा है। एक बात ध्यान रखना, हरि हम छोटी ही कर देते हैं तो हरि का अर्थ होता है बच्चों भगवान, और भर्तृहरि बाबा भगवान, ठीक है। और ऐसे ही हरि ई बड़ी कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बेटा हरा रंग। ये तो हरि के बारे में बात होगी। अब भर्तृहरि की बात करें तो ध्यान रखना, गलती से भूल भी जाओ तो तय पे ही तो रह होगा, तय पे ही ऋषि की मात्रा होगी, ये ध्यान रखना। भय पे कुछ भी नहीं होगा, ना तो रह होगा न ऋषि की मात्रा होगी। तो कौन सा सही है बेटा? 4 नंबर सही है, ठीक है।
कुछ पटकथाएं लेखन का कार्य भी किया और भर्तृहरि की रचनाओं या कविताओं का अनुवाद उन्होंने भूमिका कल्पतरु के नाम से क्या किया, अनुवाद किया है। यानी भर्तृहरि बाबा थे जो, तो नाथों में हम यदि बात करें, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ऐसे भर्तृहरि नाथ, चौरंगी नाथ, ऐसे बहुत सारे नाथ हुए हैं। उनमें भर्तृहरि जी जो थे, राजस्थान के अलवर जिले से संबंध था इनका, तो इनकी कविताओं का अनुवाद किया भूमिका कल्पतरु नाम से। और माइकोवस्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपके एग्जाम संबंधित। भूमिका कल्पतरु, पतलून पहिना बादल, माइकोवस्की का अनुवाद किया है। मास्कोवस्की कविताओं का अनुवाद किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। ऐसा ही नहीं है कि राजेश जोशी जी ने जो कविताएं लिखी हैं कि भारतीय भाषाओं में केवल अनुवाद हुआ है, नहीं, विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जैसे अंग्रेजी हो गया, रूसी हो गया, जर्मन हो गया, आदि भाषाओं में भी राजेश जोशी जी कविताओं का अनुवाद हुआ है और वो प्रकाशित भी हुई है। प्रकाशित होने का तात्पर्य है जैसे प्रकाशित हो जाएगी, हम जैसे आमजन लोग, आप जैसे लोगों के पास वह उपस्थित हो जाएगी, यानी बुक स्टॉल यानी किताबों की दुकानों पर वह किताब हमें मिलने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें। ये कौन कौन सी पटकथा लेखन का कार्य किया, भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद भूमिका कल्पतरु नाम से किया, और माइकोवस्की का अनुवाद पतलून पहिना बादल से किया, और उनकी कविताओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन भाषाओं में भी किया जा चुका है, प्रकाशित हो चुका है। अब पढ़ेंगे राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह, यानी कविता संग्रह या प्रमुख रचनाएं, कुछ भी कह देना, ध्यान रखना। जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, देखो कितना नाम, देखो एक दिन बोलेंगे पेड़, पेड़ बोल सकते हैं क्या? तो फिर भी इन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, देखो कितना अच्छा नाम लिख, एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी में कोई चेहरा होता है क्या? लेकिन आप बना तो सकते हैं ना। नेपथ्य में 80, नेपथ्य में 80, नेपथ्य क्या होता है? जो रंगमंच होता है ना, जहां नाटक, जैसे आप लोग रामलीला होती है, दीपावली से पहले होती है ना, तो नाटक जैसे रंगमंच जो होता है, रंगमंच जो उसमें जो पर्दा होता है ना, पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। समझ में आया? रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है, जिसे हम वेशभूषा भी कह सकते हैं, जहां आप लोग वेशभूषाएं बदलते हैं, पर्दे के पीछे वाला स्थान जहां वेशभूषा बदली जाती है। समझ में आ रहा है ना? जहां कपड़े मतलब चेंज किए जाते हैं, वेशभूषा चेंज की जाती है, वहां पे उसे हम कहते हैं नेपथ्य में 80। दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम। एक दिन बोलेंगे पेड़, याद हो गया क्या? एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। सीधी सीधी कविताएं, नाम है, देखो अच्छे अच्छे नाम कौन कौन से हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा। नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी। अंतिम और कौन सी थी कविता? एक और थी ना, बताओ, याद करो जल्दी से, कौन सी थी? दो पंक्तियों के बीच। ऐसे याद करना, अब नहीं भूलोगे आप लोग, अब आप लिख भी सकते हो। कैसे? इस प्रकार से। पहली कौन सी थी? एक दिन बोलेंगे पेड़। याद करना है, ये तरीका है। आगे जैसे आप हिंदी साहित्य से एमए करते हैं बेटा, तो ये कविता ही पूछी जाती है, ऐसे लिख देगा, एक दिन बोलेंगे पेड़, बताएं किसकी कविता है, किसके द्वारा लिखित कविता है। तो ऐसे ही याद करते हैं सभी, ठीक है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा। नेपथ्य में हंसी, और अंतिम कौन सा है? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच। ऐसे याद करना है बेटा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। याद करने का तरीका बता सकता हूं बच्चों, अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा। अब इन्हें कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं वो देखो। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार,
मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि राजेश जोशी जी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिल चुका है, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान पुरस्कार मिल चुका है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। यानी कि गहरे यानी समाज में जो बातें हम जैसे लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने बहुत ही गहराई से जाकर के सामाजिक अभिप्राय वाली यानी समाज में क्या हो रहा है, किसी परिवार में क्या हो रहा है, किसी शहर में क्या होता है क्या नहीं, उन सभी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। यानी कि इनकी जो कविताएं हैं, जो जीवन में जो बहुत ही अत्यधिक संकट दुख आ जाते हैं तो वह भी हमें जिजीविषा जगाने के लिए हमें उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी मिजाज मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी सब कुछ उनकी कविताओं में प्राप्त होता है, जिस प्रकार से हम अपना जीवन जीने की इच्छा को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ा सकते हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। यानी कि उनकी कविताओं में लगातार से एक संघर्ष मिलता है। क्या? काव्य लोक में, इस काव्य के संसार में आत्मीयता यानी व्यक्ति की आत्मा, लयात्मकता, गीत संगीत, मनुष्यता कहते हैं ना, मनुष्यता का भाव होना चाहिए, मानवता का सभी में भाव होना चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो सब कुछ उनकी किताबों में आत्मीयता मिलता है, लयात्मकता मिलता है, मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी उनकी कविताओं में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? उनकी कविताओं में गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली नज़र आती है। यानी किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प कर सकता है, किस प्रकार से आप किसी गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जिजीविषा जगने की इच्छा जगा सकते हैं, किस प्रकार से लोग यदि अपना मनोबल तोड़ देते हैं तो उसको किस प्रकार से उसमें धैर्य धीरज बनाना चाहिए, ये सब उन्होंने लिखने की कोशिश यहाँ की है। दुनिया की नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावना की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में जितना संकट है, ऐसा राजेश जोशी को खतरा दिखाई देता है, उतना ही वो सोचते हैं किस प्रकार से लोगों का जीवन की संभावना खोज मैं कर सकता हूँ, किस प्रकार से लोग अलग तरह से अपने जीने की तरीका को बदलें, यदि इस प्रकार कठिनाई आए तो फिर उसके किस प्रकार से जीना चाहिए। यानी कि वो खोज पर खोज किए ही जा रहे हैं। वो बेचैन दिखाई देता है, किस प्रकार से मैं लोगों में जिजीविषा भरने की कोशिश करूं, किस प्रकार से मैं उनमें नया जीवन भर सकूं। अब देखिए कविता का सारांश, और यहाँ कविता कौन सी दी हुई है बच्चों? बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता कौन सी कविता प्रस्तुत है? बच्चे काम पर जा रहे हैं में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी बच्चों से उनका बचपन, और सब कुछ बचपन ही है। आज हम हैं, हमें बचपन याद आता है तो बहुत ऐसे कहते हैं क्या बात है, क्या दिन थे, हैं? कहते हैं ना, गिल्ली डंडा खेलना, गेंद लेके एक दूसरे को मारना, जैसे गेंद को पत्थरों से मारना, जैसे पिट्ठू, मालदड़ी, ऐसे बहुत सारे खेल हैं। एक टांग, लंगड़ी टांग जिसे कहते हैं, एक दूसरे को पकड़ना, पकड़म पकड़ाई, ऐसे बहुत सारे खेल याद आते हैं। तो लेखक ने कहा कि एक कविता लिखी उन्होंने, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है किस प्रकार से बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहा है। उनका बचपन जो खेल खुशी के दिन थे, खेलने कूदने के दिन थे, वो किस प्रकार से एक पीड़ा में व्यक्त हो रहे हैं, उनको लिखने की कोशिश की। आप सोचो, आपका बचपन है, आपके बचपन को शुरू से, जैसे आप 5 साल के हुए तो कह देंगे जाओ काम करो, गिलास धो, छोटा मोटा जितना भी काम आप कर सकते हो, तो आप याद नहीं करोगे। जब 20, 25, 30 साल के होंगे तो कहोगे कि मेरा बचपन तो ऐसा था ही नहीं, किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा मेरा बचपन तो था ही नहीं। तो उन्होंने यही लिखा है कि बच्चों से बचपन छीन जाने की पीड़ा उनमें इन्होंने व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यानी कि उनको यह सब मिला नहीं है। क्या? सामाजिक आर्थिक विडंबना को इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चों के खेल हैं जो उनको मिला नहीं है, वो शिक्षा से वंचित हैं जो उनको शिक्षा मिली नहीं है, वो जीवन की उमंगों से, जो जीवन की बहुत ही मीठी खुशी वाले, हंसी खुशी वाले जो दिन थे उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। इन सब को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता लिखी है, किस प्रकार से बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, किस प्रकार से उन्हें दुखी किया जा रहा है, वो अपने खेल से, अपने निरंतर जीवन से, किस प्रकार से, शिक्षा से, किस प्रकार जीवन की उमंग से वो किस प्रकार वंचित हो रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से हमारे सामने उपस्थित करने का एक प्रयास किया है। कुछ शब्दार्थ हैं इसमें जो आप लोगों को देखना है, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं जिससे कि हमें शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। कोहरा, कोहरा होता है धुंध, जैसे सर्दी में होती है ना धुंध होती है, ओस जिसे बोलते हैं गाँव में भी, धुंध को क्या कहते हैं, ओस। कैसी होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, कहते हैं धुंध, अरे भाई आज तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज तो मतलब सामने गाड़ी आ रही है नहीं आ रही दिखाई नहीं देता, इतनी तेज धुंध पड़ रही है। मदरसा, मदरसा क्या होता है, विद्यालय की तरह ही मदरसा ओपन होते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है। हस्म मामूल क्या होता है, यथावत। हस्म मामूल क्या होता है, यथावत, यानी जैसा था वैसा ही। ठीक है, तो कोहरा, धुंध या ओस, मदरसा, विद्यालय या स्कूल भी कह सकते हैं। हस्म मामूल होता है यथावत। अब देखिए, अब आपके पाठ्य पुस्तक में यह भी है, यह भी जाने, तो यह भी जाने मतलब बहुत ही आपको जाना नेसेसरी है। यहाँ से प्रश्न आने का, आपकी जिस भी पाठ के पीछे ऐसा लिखा हुआ है तो आपको जाना बहुत ही जरूरी, यहाँ से प्रश्न आने का 100% चांस है। और यहाँ क्या दिया है बच्चों, मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में संलग्न नहीं करना चाहिए, उनको कानूनी अपराध है। कोई बच्चा, कोई 14 साल से कम का बच्चा होगा, यदि आपने उससे कारखाने में काम करवाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा कानून अपराध है, ऐसा कानून आप हाथ में ले रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, आर्टिकल 24 अर्थात अनुच्छेद 24, संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, देखो भूल जाओ आप इसे। आर्टिकल 24 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में आप कार्य नहीं करवा सकते। यदि कोई करवाएगा तो कानूनी अपराध है, उसे कानून के द्वारा सजा दी जा सकती है। बस यही बात लिखी हुई है। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो बच्चों ये था आपका राजेश जोशी जी द्वारा जो क्षितिज बाग एक पुस्तक में अध्याय संख्या 17 है। तो हमने इनके जीवन परिचय के साथ साथ जो इनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे उनका सारांश पढ़ा। उम्मीद करता हूं बच्चों यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में हमने अपने संविधान का आर्टिकल 24 भी हमने पढ़ा, किस प्रकार से हमारे भारत सरकार ने कि बच्चों को कारखाने में किसी भी संकट में स्थिति में नहीं डालेंगे, वहाँ उन्हें नियोजित नहीं कर सकते, ऐसा कानूनी अपराध यह भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।